आप थक गए होंगे, बहुत समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बारिश भी आ रही है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई और आपको बारिश में इंतजार करना पड़ा। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ बारिश नहीं, हर पार्टी के नेता भी आप पर काफी दिनों से बरस रहे हैं। आप खुश होंगे कि कल चुनाव खत्म का प्रचार खत्म हो रहा है। आज सुबह मैं मूडबिगड़ी गई थी और जब मैं वापस आ रही थी तो मैं भी बड़ी खुश थी, क्योंकि मैं न्यूज देख रही थी और न्यूज में मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जिससे मुझे खुशी हुई। दरअसल बहुत समय से, जब से ये कैंपेन शुरू हुई है, हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। तो जब मैंने देखा मूडबिगड़ी से आते हुए कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई, विकास और आपके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुई। तो शाम आई, मैं यहाँ आई, अभी आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। वो एक कविता का अंश था ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं समझाती हूँ इसमें कवि क्या कह रहा है। कह रहा है कि तू इधर उधर की बातें बंद कर, ये बताओ कि ये लूट क्यों हुई। जो लूटता है डकैतों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे नेतृत्व से शिकायत है। कर्नाटका के लोग शिक्षित, काबिल, अपने प्रदेश को खुद अपनी मई, जिसकी सभ्यता पूरी दुनिया में जानी जाती है। बहनों और भाइयों, क्या आपका हक नहीं है, क्या आपका अधिकार नहीं है कि चुनाव के समय, जबकि हर नेता को आपको जवाब देना चाहिए कि आपके लिए इन्होंने किया क्या है, और आपको ये बताना चाहिए कि आपके भविष्य के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। क्या ये आपका अधिकार नहीं है? ये चुनाव है, इसमें आप अगले 5 सालों के लिए अपने भविष्य को तय करने जा रहे हैं। कोई मजाक नहीं है कि कोई नेता आपका मजाक उड़ाए और इधर उधर के मुद्दों पर आकर आपसे चर्चा करे, जिससे आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। बड़े समय से सरकार अलग अलग चीजों के लिए पहचानी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, वो पहचानी गई हरित क्रांति के लिए, वो पहचानी गई उनके कार्यों के लिए, जमीन के पट्टे गरीबों को देने के लिए। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार इसलिए जानी गई क्योंकि आधुनिक दौर में पूरे देश को ले गए। उसके बाद नरसिम्हा जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारें आई, वो पहचानी गई क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन का काम किया, भारत को और आगे बढ़ाया। और जो अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां की आई, वो भी अपनी तरह से जो काम उन्होंने किया उसके लिए पहचानी गई। लेकिन जो 3.5 सालों से यहाँ कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, शर्म की बात है, कुछ की एक ही पहचान है, 40% सरकारा। और इस 40% सरकारा ने कर्नाटका से
1,500 करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किए। बेंगलुरु जैसा शहर देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है। सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें गिरकर 30 से अधिक लोग मर गए। आईटी सेक्टर को 225 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस समय में। कांग्रेस के शासनकाल में बेंगलुरु इनोवेशन में नंबर 1 होता था, स्टार्टअप कैपिटल के नाम से जाना जाता था। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा कांग्रेस की सरकार ने किया। कर्नाटका बीटी एक्सपोर्ट में सर्वप्रथम था, इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन में सर्वप्रथम था। आज स्टार्टअप कैपिटल का भी दर्जा छिन गया, निवेश खोया बेंगलुरु ने, कर्नाटका ने। बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के चली गई, ओला इलेक्ट्रिक, एप्पल, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन सब यहां से चली गई। उनको काम करने में मुश्किल हो रही थी, काम करने में असुविधा हो रही थी, और इसके साथ साथ जो रोजगार वो दिलवाती थी वो भी चले गए, खो गए। भ्रष्टाचार का जो नतीजा होता है वो डायरेक्ट पब्लिक का नुकसान होता है। जब सरकार लूट और लालच में व्यस्त रहती है तो काम कम होता है, काम पे ध्यान कम होता है। आपने खुद देखा होगा कि न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बार बार सीएम बदले गए, नेता आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। गवर्नेंस ठीक से नहीं होती, पॉलिसी पैरालिसिस होती है, नई पॉलिसियां नहीं बनती, अच्छी अच्छी नीतियां नहीं बनती पब्लिक के लिए और आपकी भलाई के लिए, बल्कि अक्सर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे आप नंदिनी को लीजिए, जिसको आपने बनाया, जो कर्नाटका का गर्व है। नंदिनी को जानबूझ के कमजोर किया गया ताकि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आ जाए और नंदिनी को उसके अंदर मर्ज किया जाए। ऐसा करने से 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियों पर खतरा है। इसके लिए इन्होंने बहाना भी निकाल के आपको दे दिया कि पहले 99 लाख लीटर इकट्ठा होता था दूध, अब सिर्फ 70 हो रहा है, कम इकट्ठा हो रहा है, तो हमें अमूल की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के समय में इतना दूध इकट्ठा होता था कि आपके पास शीरा भाग्य और क्षीरधारे जैसे प्रोग्राम थे, जिसमें 5 रुपए प्रति लीटर किसानों को दूध इकट्ठा करने के लिए दिया जाता था और इतना दूध इकट्ठा होता था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था। आज इनकी नीतियों की वजह से आप महंगाई से जूझ रहे हैं। आटा महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज पे जीएसटी, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का, ऊपर से बेरोजगारी। 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन आपको नहीं दिए गए। जॉब्स बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया, लेकिन पोस्ट का रेट तो फिक्स जरूर किया है। किसी के लिए 50 लाख, किसी के लिए 30 लाख, किसी के लिए 70 लाख। तो फिर आपको ये नहीं लगता होगा कि आप शिक्षित क्यों हो रहे हैं? आप इतनी मेहनत से अपने माँ बाप की कमाई से शिक्षा हासिल करते हैं, क्या इसीलिए कि जब पोस्ट लेने का समय हो या नौकरी मिलने का समय हो तो किसी को घूस देनी पड़ेगी? कुछ दिनों पहले मेरा हेलीकॉप्टर एक गांव के पास उतरा और 2 लड़के खेती में खड़े थे, तो पास आए। मैंने सोचा किसान होंगे, मैंने पूछा क्या करते हो? एक ने मुझे कहा हमने बीएससी की है, दूसरे ने कहा बीटेक की है। तो मैंने कहा उम्र क्या है तुम्हारी? यही कोई 25-26 साल। तो मैंने कहा नौकरी है? नौकरी नहीं है, हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमें शिक्षित किया, हम खेती कर रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। और आपको हर स्तर पर लूटने के बाद बीजेपी के नेताओं की ये हिम्मत कैसे बन रही है कि आपके सामने आए और आपके मुद्दों पर ही बात न करें। यहाँ आकर कहते हैं कि आपको आतंकवाद से सुरक्षा की जरूरत है।
आपको आतंकवाद से सुरक्षा की जरूरत है कर्नाटका में, या महंगाई के आतंक से बचाना है, या बेरोजगारी के आतंक से बचाना है? देखिए, मेरी समझ में समय आ गया है कि आप मन बना लें। आपको कैसी सरकार चाहिए? आप जागरूक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चुनाव के बाद चुनाव के बाद चुनाव आप अपने जज्बाती मामलों पर, अपने इमोशंस पर, धर्म के नाम पर अपना वोट देंगे? देखो, हम भारतीय हैं, हम सबके दिलों में धर्म से बड़ा शायद कुछ नहीं है। हमारे जज्बात धर्म से जुड़े ही हैं, सदियों से जुड़े रहे हैं और आगे भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी राजनीतिक संघर्ष हुए, जो सत्याग्रह हुआ, जो गांधी जी ने किया, वो भी एक तरह से धर्म पर ही आधारित था। और हमारा देश इस पूरी दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश होगा जिसमें दुनिया के सारे धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के नाम पर हमारा शोषण किया जाए और धर्म के नाम पर हमें गुमराह किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब चुनाव आए तो हमारा ध्यान अपने ही जज्बातों की तरफ हमेशा उस तरफ डाला जाए, ताकि हमारी जो जरूरतें हैं, जिस तरह से हमें महंगाई से लड़ना है, जिस तरह से हमें अपने नौजवानों का भविष्य बनाना है, जिस तरह से हमें अपने देश, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उसकी बातें न हो। धर्म कहता है कि सत्य को ढूंढो, धर्म कहता है कि सत्य को ढूंढो। इसका मतलब है कि खास तौर से जब आपकी भविष्य की बात है तो सत्य को पहचानना सीखो। और इसका मतलब है कि अपने अनुभव से सीखो, अपने अनुभव से समझो कि कौन सत्य कह रहा है, कौन सी पार्टी क्या कह रही है। बीजेपी ने क्या किया 3.5 सालों में? क्या इन्होंने आपको लूटा है? क्या इनके शासन में आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? तो यही आपका अनुभव है, आपका सत्य आपके सामने है। आप दुकान जाती हैं, सत्य आपके सामने है। गैस का सिलेंडर नहीं खरीद पा रही है, दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ सब आपके सामने है। मेरे भाई यहाँ शिक्षा के हासिल करके नौकरी नहीं है, सत्य आपके सामने है। इन सड़कों के गड्ढों पर सत्य है, जो कंपनियां छोड़ के चली गई वो भी एक सत्य है। और कांग्रेस के शासन में जितनी स्कीमें आपकी भलाई के लिए बनाई गई वो भी तो सत्य है। अन्न भाग्य, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा गांधी, ये भी तो सत्य है बहनों और भाइयों। तो सबका धर्म यही बताता है कि देश आपका है, सत्य के आधार पर बना। इसका पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नाम ही सत्याग्रह था। सब आपके सामने है बहनों और भाइयों, इसको पहचानो। पहचानो कि किस तरह आपको गुमराह किया गया है, किस तरह आपको लूटा गया है, और बदल डालो अपना भविष्य। हम समझते हैं कि कितनी मुश्किलें आपकी बड़ी हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में तय किया कि हम कुछ गारंटीज आपके लिए आगे लाएंगे। गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। गृह लक्ष्मी में महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलेगा अपने खातों में। युवा निधि में जो नौजवान ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन आज तक नौकरी नहीं पाए हैं, उनके लिए 3000 रुपए प्रति माह सरकार देगी। जिनके पास डिप्लोमा है और नौकरी नहीं है उनको 1500 रुपए प्रति माह सरकार देगी। अन्नभाग्य में 10 किलो चावल मिलेगी। और मेरी बहनें, आप जहां भी जाना चाहें बस पास आपके लिए फ्री होगा। जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 3.5 सालों से, उनको 1 साल के अंदर अंदर भरने का पूरा प्रयास कांग्रेस करेगी। खास तौर में बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में
डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे जोमेटो वाले, इस तरह की जो डिलीवरी का काम करते हैं और जो घरों में काम करते हैं, उनके लिए एक न्यूनतम आय बनाई जाएगी ताकि उनका शोषण न किया जाए। हम ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें 50-50 करोड़ की निधि होगी ताकि आपकी सहायता, आपकी सुविधा हो सके। अस्थायी कर्मी और अस्थायी मजदूरों के लिए, उनके कल्याण के लिए भी एक बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें 3000 करोड़ रुपए की निधि होगी। अब देखिए, आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप कह रही हैं कि हम जॉब्स बनाएंगे, ये जॉब्स बनेंगे कहां से? तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है कि किस तरह से हम आपके लिए नए रोजगार बनाएंगे। देखिए, हमारे देश में जो रोजगार पैदा करने वाले उद्योग हैं, वो सबसे पहले तो बड़े बड़े पीएसयू होते थे, जो इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को लगभग दे ही दिया। दूसरा, खेती किसानी को मजबूत करने से, उसे आधुनिक बनाने से, फूड पार्क जैसी चीजों को बनाने से बहुत सुविधा होती और बहुत सारे रोजगार पैदा होते। और तीसरा, जो छोटी जो उद्योग थे, छोटी इंडस्ट्रीज और मीडियम साइज की जो इंडस्ट्रीज थी, उनको मजबूत करके यहाँ से रोजगार पैदा होता था। बीजेपी की सरकारों ने छोटे और मीडियम साइज के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। जीएसटी, नोटबंदी के चलते बहुत नुकसान हुआ है। बड़े बड़े पीएसयू बेच दिए अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को, और किसान संकट में है। बल्कि कर्नाटका में हर रोज 5 किसान आत्महत्या करते हैं। तो हमारा प्लान सबसे पहले ये है कि जो छोटे और मीडियम साइज के उद्योग हैं, इनको अपने पैरों पे ठीक तरह से खड़ा करने के लिए हम एक फंड बनाएंगे, वेलफेयर फंड बनाएंगे। पीटर से चामराजनगर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर टाउनशिप्स बनाएंगे। और जो 2 टियर की जो शहरें हैं, मैसूरू, हुब्बली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे, उनको भी आईटी और टेक में हम बेंगलुरु जैसे मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका को लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी नंबर 1 बनाने का पूरा प्रयास होगा और पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। अब काफी देर हो गई है तो मैं आपको सारी स्कीम सुना के बोर नहीं करूंगी, लेकिन इतना बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की ये योजना है कि 10 लाख नए रोजगार 5 सालों में आपके लिए पैदा किए जाएंगे। हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके लिए दिन रात काम करे, आपके लिए समर्पित रहे, जिस पर आपको गर्व होना चाहिए कि हाँ, ये हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। हम ऐसे नेता और ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो हमेशा आपका आदर करें और ये बात स्पष्ट तरह से समझें कि अगर आज एक मंच पे वो खड़े हैं आपके सामने, अगर आपने उनको सत्ता दी है तो आपके आभारी रहना उनका धर्म है, आपके लिए काम करना उनका धर्म है। आर.के. रमेश जी और उमापति गौड़ा जी भारी से भारी बहुमत से जिता। इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत देके जिताइए ताकि कोई सरकार को तोड़ न पाए। जिस सरकार को आप चुने वही सरकार 5 सालों के साथ रहकर आपका काम करे, आपके भविष्य को मजबूत बनाए। मन बना लो, इस बार कांग्रेस की सरकार लाओ, अपना भविष्य मजबूत बनाओ।